हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आफ्टर सो मेनी कमेंट्स हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि आप लोगों को स्पेक्स तो समझ में आते हैं, लेकिन जब आप अपना यूज केस लेके आते हो या अपना सिनेरियो लेके आते हो कि मेरे लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इस वीडियो का आज हम सोल्यूशन लेके आए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लैपटॉप गाइड जिसमें आपके यूज केस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या स्पेक्स प्रायोरिटाइज करने चाहिए उसके बारे में डिटेल वीडियो है। और तो और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ लगता है तो हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप में से कोई वीडियो एडिटर, डिजाइनर, 3D एनिमेटर, कलर ग्रेडिंग वाला या इलस्ट्रेटर वगैरह वाला आर्टिस्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है आपके लिए। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टेकी बियर्स। पहले तो लैपटॉप दो टाइप्स के होते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स एंड अल्ट्रा बुक्स। तो पहले बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। तो गेमिंग लैपटॉप्स में आपको यूजुअली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनवीडिया की GTX सीरीज, RTX सीरीज, AMD की Radeon RX सीरीज। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड होगा तो वेट ज्यादा होगा, कम पावरफुल होगा तो कम होगा। ऐसा नहीं होता। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जहां आ जाता है वहां वेट बढ़ ही जाता है लैपटॉप का। और तो और ग्राफिक कार्ड होने की वजह से पावर ड्रॉप भी काफी ज्यादा रहता है, इसलिए आपको बैटरी बैकअप भी कम मिलेगा। लेकिन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होने के बेनिफिट्स भी है कि कोई भी हैवी से हैवी काम जो है वो इजीली हो जाएगा। और कितना हैवी काम होगा ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जांपल 1050 Ti आपके बेसिक काम, कैजुअल गेमिंग बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास 3050, 3060, 4060 या और भी टॉप एंड ग्राफिक कार्ड्स हैं तो आप और भी ज्यादा हैवी वर्क जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बाकी इस बारे में बात जो है डिटेल में वो आगे जाके वीडियो में हम करेंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं अल्ट्रा बुक्स के बारे में। तो अल्ट्रा बुक्स बेसिकली लाइट वेट लैपटॉप्स को बोलते हैं जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, और इसी वजह से अल्ट्रा बुक्स लाइट वेट भी होती है। और हाँ, बाय द वे, मैकबुक्स भी अल्ट्रा बुक्स ही होती हैं। बाकी पावर कंजम्पशन भी कम होती है इनकी, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलता है। इजीली 9 घंटे से लेके 9 घंटे से ज्यादा भी मिल सकता है। मैकबुक्स के अंदर आपको 15 से 16 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। कुछ अल्ट्रा बुक्स के अंदर ना आपको इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि काफी पावरफुल है। दिस इज सेम एज AMD का Radeon इनबिल्ट वाला वेगा ग्राफिक्स, लेकिन 11th जनरेशन के बाद से इन्होंने अपने iGPU को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और हाँ, iGPU एंड Xe ग्राफिक्स इज द सेम थिंग। इसकी वजह से इन्होंने अपने इंटेल UHD ग्राफिक्स को रीनेम करके इंटेल Xe ग्राफिक्स कर दिया। iGPU यानी कि इंटरनल ग्राफिक्स हर लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी होता है, इसलिए आपको लैपटॉप में डिस्प्ले दिखता है। और ये इसलिए होता है ताकि आपको एक्सटर्नल GPU के बिना भी काम करने में दिक्कत ना हो और बैटरी बैकअप भी मिले, और साथ ही साथ ताकि लैपटॉप पोर्टेबल भी रहे। अगर आपको लाइट वेट भी चाहिए और गेमिंग भी करनी है तो थोड़ा महंगा वाला अल्ट्रा बुक से काम आपका चल जाएगा, लेकिन ज्यादा हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना। बेसिक वाली गेमिंग ही कर पाओगे आप इसके अंदर। अब बात करते हैं यूज केस की। तो आपको अपने यूज केस के अकॉर्डिंग एक गेमिंग लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए या फिर अल्ट्रा बुक। गेमिंग लैपटॉप्स की बात करते हैं तो गेमिंग लैपटॉप के नाम पे मत जाना गाइस, ये सिर्फ गेम्स नहीं खिलाता है। अगेन, गेम्स नहीं खिलाता है, बल्कि गेमिंग लैपटॉप्स में आपको एक बैलेंस, मतलब अच्छा CPU और एक अच्छा ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग आपको गेमिंग लैपटॉप ज्यादा रिकमेंड करते हैं। और गेमिंग लैपटॉप आपके सारे हैवी काम कर देता है, जैसे कि तगड़ी वाली वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, मिक्सिंग, मोशन ग्राफिक्स, 3D रेंडरिंग, आर्ट विजुअलाइजेशन, गेम डेवलपमेंट, गेम डिजाइनिंग, AI/ML सिमुलेशन, AutoCAD एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल गेमिंग। और गाइज, ऐसा नहीं है कि बिजनेस वाले लोग जो है गेमिंग लैपटॉप्स नहीं खरीद सकते। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत ज्यादा क्रोम के टैब्स खुले रहते हैं और एक्सेल शीट्स पे काम करते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम खुले रहते हैं, तो भी आप गेमिंग लैपटॉप प्रेफर कर सकते हो। बट हाँ, उसमें आपकी प्रायोरिटी बैटरी बैकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको गेमिंग लैपटॉप्स में बैटरी बैकअप नहीं अच्छा मिलेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं अल्ट्रा बुक्स के यूज केस के बारे में कि अल्ट्रा बुक्स आपके लिए ठीक है कि नहीं, कैसे डिसाइड करें। तो आप एक नॉर्मल या कैजुअल यूजर हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, आप बेसिक काम करते हो जैसे गूगल डॉक्स या वर्ड या ऑफिस, एक्सेल, इन सब सॉफ्टवेयर में काम करते हो, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करते हो गूगल मीट या जूम पे, या फिर ट्रेडिंग करते हो, कंटेंट कंजम्पशन करते हो नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, हॉटस्टार, इन सब के ऊपर, या फिर बेसिक लेवल पे कोडिंग या वीडियो एडिटिंग करते हो, या कैजुअल गेमिंग करते हो, या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो जिसको बेसिक कोडिंग करनी है, बेसिक
बेसिक्स की गेमिंग करनी है, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो CSE में एनरोल्ड है, तो इन सब केसेस में अल्ट्राबुक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। कुछ केसेस में शायद मैकबुक बढ़िया रहेगी, वो आप अपने क्लास के लोगों को पूछ के ले सकते हो कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो विंडोज में बेटर चलेंगे या मैक पे। अल्ट्राबुक्स को किसी भी वे में बेकार मत समझना। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी ये है, अल्ट्राबुक्स के अंदर डेडिकेटेड जीपीयू ना होने की वजह से ये उनकी वीकनेस नहीं है, ये उनकी स्पेशलिटी है, क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू ना होने की वजह से उसके अंदर बेटर क्वालिटी के कंपोनेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गेमिंग लैपटॉप के स्पीकर्स और डिस्प्ले हमेशा वीक होंगे एज कंपेयर टू एन अल्ट्राबुक जो कि सेम बजट में आता है। और सिर्फ यही नहीं, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आपको प्लास्टिक की चैसी देखने को मिलेगी या प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेंगे, बट अल्ट्राबुक्स के अंदर सेम बजट में आपको मोस्ट केसेस के अंदर मेटालिक या एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा, बेटर वेंट्स मिलेंगे, बेटर कूलिंग मिलेगी, और इन सब की वजह से अल्ट्राबुक का एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम हो जाता है। अगर कंक्लूड करना हो तो अगर आपको बेसिक काम करने हैं और आपको बैटरी चाहिए तो आपके लिए अल्ट्राबुक बेस्ट है, लेकिन अगर आपको लाइट वेट लैपटॉप भी चाहिए और साथ में आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ी चाहिए, तब आप अल्ट्राबुक लो, H वेरिएंट वाला, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने हैवी काम ही करना है लैपटॉप पे और आपको नहीं पता कितना हैवी वो हो सकता है, उस केस में गेमिंग लैपटॉप ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो गाइज अब आपने डिसाइड कर ही लिया होगा अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कि आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए या फिर अल्ट्राबुक चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से स्पेक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं सीपीयू की, यानी कि प्रोसेसर की, क्योंकि चाहे आप अल्ट्राबुक वाले हो चाहे गेमिंग लैपटॉप वाले हो, ये दोनों टाइप के लैपटॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्राबुक्स में सबसे बड़ा रोल सीपीयू का होता है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर सीपीयू और जीपीयू दोनों का होता है। तो यहाँ पे आप दोनों केसेस में सीपीयू कॉमन है, इसलिए हम सीपीयू को बहुत ध्यान से समझेंगे। इंटेल में 12 जेन, 13 जेन एंड 14 जेन, AMD में 5000 सीरीज, 6000 सीरीज एंड 7000 सीरीज, और अब 8000 सीरीज भी, ये लेटेस्ट है। पहले तो इनसे पहले जनरेशन का कोई प्रोसेसर मत लेना, आपको लैपटॉप की वैल्यू कम मिलेगी बाद में मार्केट में, और साथ ही साथ जल्दी हैंग भी होगा क्योंकि विंडोज ओवर टाइम हैवी होती जाती है, और 3 जनरेशन में तो दुनिया बदल जाती है। और हाँ, नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है आपने कोर काउंट या थ्रेड काउंट, तो मिनिमम 8 कोर्स या 16 थ्रेड्स। मैंने 16 थ्रेड्स इसलिए अलग से बोला है क्योंकि इंटेल की 12, 13, 14 जनरेशन के अंदर ई कोर्स और पी कोर्स सेपरेट है, जिसकी वजह से पी कोर का डबल हमेशा थ्रेड काउंट नहीं होता है। कितने कोर्स है, कितने थ्रेड्स हैं, सिंपल से गूगल सर्च से पता चल जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कैसे आपको पता लगाना है कि मेरे लैपटॉप के प्रोसेसर में कितने कोर या कितने थ्रेड्स हैं। नंबर 2 है वेरिएंट ऑफ प्रोसेसर। तो हर एक प्रोसेसर नेमिंग के पीछे आपको एक अल्फाबेट दिखेगा जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका जो सीपीयू है वो फास्ट होगा या स्लो होगा, और ये वेरिएंट्स है UPHS HX। तो ये सारे वेरिएंट्स आते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो है HX, उसके बाद आता है H, फिर HS, फिर P, फिर U। और गाइज HX जो है हमें अल्ट्राबुक्स में देखने को नहीं मिलता है अभी तक, फिलहाल आगे का पता नहीं है। बाकी गाइज अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो मेक श्योर करना HX, H या HS वेरिएंट ही लेना सीपीयू का, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। बैटरी बैकअप तो आप एक्सपेक्ट ना करो ज्यादा। तो गाइज जिन लोगों को अल्ट्राबुक्स लेना है उसमें आपको U and P प्रोसेसर के ऑप्शन जो है मिलेंगे, और कुछ अल्ट्राबुक्स में आपको H वेरिएंट के प्रोसेसर भी देखने को मिल सकते हैं। और ये वही लोग प्रेफर करना जिनको लाइट वेट में परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए और बैटरी बैकअप 2-3 घंटे से कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिन लोगों को अल्ट्राबुक्स में बैटरी बैकअप मेन प्रायोरिटी है वो U या P वेरिएंट के प्रोसेसर्स ही लेना। तो गाइज अगर ये पूरे कंसेप्ट को आपको समझना है प्रॉपर्ली इन डिटेल तो हमने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके जरूर देखना। और अगर आपको इंटेल के 12, 13 और 14 जेन में भी कंफ्यूजन है तो भी आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। नंबर 3 है क्लॉक स्पीड। तो गाइज जैसे हम कोर और थ्रेड्स देखते हैं वैसे ही हम क्लॉक स्पीड भी देख सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है तो आप सीधा जाके गूगल पे जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और डायरेक्टली आपको वहां पे वो स्पीड जो है पता लग जाएगी। हमने सारे ग्राफ्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हुआ है, इन केस आपको आलस आ रहा है गूगल सर्च करने में तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं कितनी बूस्ट क्लॉक स्पीड होनी चाहिए। तो अगर आप अल्ट्राबुक प्रेफर कर रहे हैं तो ट्राई करना कि आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मिनिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड मिले, और अगर आप गेमिंग लैपटॉप को प्रेफर कर रहे हो तो ट्राई करना कि आपको 4.2 गीगाहर्ट्ज एटलीस्ट मिले। और गाइज अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करते हो तो वो सिंगल कोर पे चलता है, तो ट्राई करना जितनी मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड आप ले सको उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 2 जीपीयू।
पहले बात करते हैं अल्ट्राबुक्स के ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो आप सोच रहे होगे आप लोग कि अल्ट्राबुक के तो ग्राफिक कार्ड ही नहीं होते। यस यू आर राइट, पहले बताया भी था कि अल्ट्राबुक्स के अंदर iGPU होता है, डेडिकेटेड जीपीयू नहीं होता है। iGPU होने की वजह से ही डिस्प्ले मिलता है और iGPU इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यानी कि इंटेल UHD या फिर AMD की वेगा ग्राफिक्स। तो इंटेल में ना दो न्यू चीजें आई हैं, इंटेल ईवो लैपटॉप्स और इंटेल Xe ग्राफिक्स। तो ये हैं क्या? इंटेल Xe ग्राफिक्स तो मैं बता ही चुका हूं कि 11th जनरेशन के बाद से इन्होंने अपनी iGPU को रीनेम करके इंटेल Xe ग्राफिक्स कर दिया है। लेकिन इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन का मतलब बेसिकली ये है कि उस लैपटॉप की बैटरी लाइफ 9 घंटे से ऊपर होगी और उसके अंदर एक SSD होगी। SSD कैसी है, क्या है, कुछ नहीं है। इट बेसिकली मीन्स कि वो लैपटॉप प्रीमियम है और कुछ सर्टेन चेकबॉक्स को वो टिक करता है, इसलिए उसको इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन मिली है। तो अगर आपको टेक की नॉलेज कम है तो इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप आप आंख बंद करके उठा लोगे तो वो 99% केसेस में अच्छा लैपटॉप होगा। तो अब बात करते हैं अल्ट्राबुक्स के जीपीयू के बारे में। तो iGPU कैसा होता है, कितना पावरफुल होता है, वो कैसे लगेगा पता? जितना पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा उतना ही पावरफुल आपका जीपीयू होगा। तो ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा ऊंचा मॉडल आप ले सको सीपीयू का, ताकि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिले। हाँ, रही बात गेमिंग की, तो गेम्स आपकी मोस्टली चल जाएंगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं। मीडियम टू हाई सेटिंग्स में मोस्ट ऑफ द गेम्स आपको 60+ FPS दे देगी और आपका आराम से कैजुअल गेमिंग वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन इससे GTA 6 या GTA 5 रन करने वाली उम्मीद मत करना 60+ FPS पे। साइड नोट, अगर आप एक कोडर हो तो कोडर लोगों आपके लिए भी इंटेल Xe ग्राफिक्स मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि 99% कोडिंग वाले कामों के लिए डेडिकेटेड जीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको कोडिंग करने के लिए गेमिंग लैपटॉप की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के जीपीयू के बारे में। तो गाइस, गेमिंग लैपटॉप्स में आपको डेडिकेटेड जीपीयू देखने को मिलता है। काफी लोग इसको ना eGPU बोल देते हैं, जिसका टेक्निकली मतलब है एक्सटर्नल जीपीयू, और ये लोगों को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो एक्सटर्नल जीपीयू के लिए यूज होता है, ना कि एक डेडिकेटेड जीपीयू के लिए। लेकिन आजकल लोग इसको eGPU भी बोल देते हैं, जो कि गलत है। जीपीयू में मेनली आपको 3 टाइप्स के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। एनवीडिया की GTX 10 सीरीज, 16 सीरीज और RTX की 20 सीरीज, 30 सीरीज, 40 सीरीज एंड 50 सीरीज भी आने वाली है। नंबर 3 है AMD की Radeon RX सीरीज। सो गाइस, जिन लोगों को कैजुअल गेमिंग करनी है और ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना है तो वो इजीली 4GB VRAM वाले जो ग्राफिक कार्ड है, जैसे कि 1650, 3050, 2050, उनको प्रेफर कर सकते हैं। बट जिन लोगों को थोड़ा हैवी काम करना है तो वो 6GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड, जैसे कि 4050, 3060, 4060, 4070 एंड सो ऑन। और गाइस, जिन्हें 3D रेंडरिंग, आर्च विजुअलाइजेशन, ऑटोकैड, ये सारी चीजें यूज करनी है तो वो ट्राई करना मिनिमम 6GB VRAM वाले जो ग्राफिक कार्ड है, जैसे कि 1660 सुपर, 2060, 3060, 4050 वाले ग्राफिक कार्ड जो है प्रेफर कर सकते हैं। और आप सोच रहे होगे कि 6GB VRAM वाले में मैंने 4050 क्यों डाल दिया, क्योंकि इस बार जो एनवीडिया है वो 4050 में 6GB VRAM जो है ऑफर कर रहा है, तो वो भी काफी बेनिफिशियल है। बाकी जितनी ज्यादा VRAM होगी आपके ग्राफिक कार्ड की, उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और गाइस, 3050 6GB वाला वेरिएंट मत लेना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो है। इवन 3050 Ti जो 4GB VRAM के साथ आता है ना, उसकी भी परफॉर्मेंस उससे ज्यादा है। तो 5-10 हजार का बजट बढ़ा के यहाँ तो 3060 ले लेना, या 3050 Ti ले लेना, या फिर 4050 ले लेना अगर उस बजट में आपका आता हो। तो गाइस, अब बात करते हैं AMD के GPU सीरीज के बारे में। तो इनकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये ग्राफिक कार्ड जो है स्पेशली गेमर्स के लिए है। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या 3D डिजाइनिंग करते हो या कुछ ऐसी चीज करते हो जो CUDA टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो उस केस में आप एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड को प्रेफरेंस देना, क्योंकि AMD के ग्राफिक कार्ड CUDA टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते टिल डेट। आगे जाके नहीं पता, बट अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई करना, अगर CUDA टेक्नोलॉजी आपके किसी भी काम में यूज होता है तो ट्राई करो कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड को प्रेफरेंस दो। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज के बारे में। तो रैम में ना आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 8 या 16, और बहुत महंगा लैपटॉप मिलोगे तो 32। तो ट्राई करो कि हमेशा मिनिमम आपको 16GB की रैम मिले, क्योंकि अगर आप आर्चवेज वाले हो या वीडियो एडिटर हो या डिजाइनर हो जो हैवी वाला काम करता है, तो आपको शायद रैम ना अपग्रेड करनी पड़ सकती है 16 से 32। तो 8 वाली 2 बेच के 16 वाली 2 आप लगा सकते हो। लेकिन एक और फैक्टर ये, DDR4 और 5 का सपोर्ट भी मैटर करता है। तो अगर आप AMD वाले हो तो ट्राई करो कि DDR5 वाली रैम ही लो, क्योंकि AMD में रैम से ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप इंटेल वाले हो तो DDR4 रैम से भी आपका काम आराम से
चल जाएगा। लेकिन लैपटॉप परचेज करने से पहले उसके रिव्यूज या क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाके ये जरूर सर्च कर लेना दोनों स्लॉट्स अपग्रेडेबल हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि अल्ट्राबुक्स के अंदर रैम सोल्डर्ड मिलती है हम लोगों को, तो सोल्डर्ड रैम आप निकाल नहीं सकते। कुछ HP विक्टस के लैपटॉप्स के अंदर ऐसा भी होता है कि एक रैम का स्लॉट सोल्डर्ड है और एक रैम का स्लॉट अपग्रेडेबल है। तो ऐसे केस के अंदर आपको एक ही रैम 32 GB की लेनी पड़ेगी, फिर आपके पास टोटल 40 GB रैम हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में ना आप फंसो, इसके लिए पहले से ही देख के चलना कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं। अब आते हैं स्टोरेज पे, तो स्टोरेज में भी सेम सी ही कहानी है। ट्राई करो पहले कि आप हार्ड ड्राइव प्लीज मत लो, 2024 आ चुका है। अगर आप अब भी SSD नहीं ना ले रहे हो तो आप किसी आदम बाबा की गुफा में रह रहे हो। तो प्लीज प्रायोरिटाइज SSD, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हाँ, 512 GB की SSD मोर देन इनफ है, लेकिन बहुत सारे न्यू लैपटॉप्स के अंदर एक स्लॉट में SSD लगी जाती है और एक स्लॉट खाली आता है। तो अगर आप ऐसा लैपटॉप लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको फ्यूचर में सिर्फ 1 TB या 512 GB की SSD या इवन कुछ हैवी केसेस के अंदर सिर्फ 2 TB की SSD लगाने से ही आपका काम बन जाएगा। और ये मैं SSD ना NVMe की बात कर रहा हूँ। NVMe SSD से वेट भी नहीं बढ़ता लैपटॉप का और आपको स्टोरेज भी बहुत फास्ट मिलती है। और हाँ, अगर आप गेमिंग लैपटॉप वाले हो तो ट्राई करो कि मिनिमम 1 TB SSD आप ले ही लो, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर गेम 70-80 GB की होती ही है। तो सी तो आपका ऐसे ही 300-400 खा जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 400 से 600 GB ही बचेगी गेम्स के लिए। तो ट्राई करो मिनिमम 1 TB ले ही लो अगर आप ले सकते हो तो। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपग्रेडेबिलिटी सिर्फ स्लॉट्स के दम पे नहीं है, यहाँ पे भी Gen 3, Gen 4 और Gen 5 SSD का सपोर्ट है। तो Gen 4 अभी लेटेस्ट आ रखी है, Gen 5 अभी लॉन्च हुई है, तो बहुत हाई एंड लैपटॉप में सपोर्टेड होगी। तो ये जरूर चेक कर लेना कि Gen 3 SSD लगी हुई हो कम से कम और Gen 4 का सपोर्ट हो। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो लैपटॉप्स में ना डिस्प्ले डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस होता है। अगर आपको बहुत अच्छी डिस्प्ले मिल रही है तो पक्का उसके स्पेक्स जो है काफी वीक होंगे एज कम्पेयर टू जो प्राइस रेंज में आप लोगे। और अगर डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो स्पेक्स काफी ज्यादा बेटर होने वाले हैं। तो हमें इसमें एक बैलेंस्ड वर्जन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हम कैसे ढूंढ सकते हैं? ये 3 फैक्टर्स से। नंबर 1 है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को हम निट्स में मेजर करते हैं और एक एवरेज स्टैंडर्ड लैपटॉप की ब्राइटनेस लेवल 300 निट्स होनी चाहिए, बट काफी मिड रेंजेस में आपको 250 निट्स ब्राइटनेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है और वो सिर्फ आप बंद कमरे में ही यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप गेमिंग कर रहे हो सिर्फ तो ठीक है, बट अगर आपको आउटडोर्स जाना पड़ता है काम करने के लिए तो उसमें वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और गाइस, जितनी ज्यादा निट्स का नंबर होगा उतनी ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस होगी। और 400 to 500 निट्स की अगर ब्राइटनेस है तो वो काफी डिसेंट डिस्प्ले होगा। और मैकबुक एयर M1, M2, M3 में आपको अराउंड 450 निट्स ब्राइटनेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो आई वुड से कि अगर आपको इतने रेंज ब्राइटनेस की डिस्प्ले मिल रही है तो वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बट एक और बात मैं यहाँ पे बोलनी चाहूंगी कि अगर आप स्पेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल ले रहे हो तो हो सकता है आपको डिस्प्ले पे सेक्रीफाइस करना पड़े। और अगर आपको सिर्फ बंद कमरे में ही यूज करना है तो आप घटिया वाला डिस्प्ले ले सकते हो, साथ में आप एक्सटर्नल डिस्प्ले भी ले सकते हो जो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि आपके पैसे भी बच जाए, स्पेक्स भी ज्यादा पावरफुल आ जाए। नंबर 2 है रेजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट। तो गाइस, ट्राई करो रेजोल्यूशन के मामले में आप कम से कम 1080p फुल HD डिस्प्ले तो जरूर लो। उसके बाद आप जितना जितना बजट अपना बढ़ाते रहोगे उतना उतना रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा, 2K, 2.5K, 3.5K, 4K, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। और अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। तो जो लोग गेमिंग करते हैं या डिजाइनर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं वो इस पॉइंट को इग्नोर कर दो। बेसिकली जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले होगा। 60 हर्ट्ज जो है वो एक स्टैंडर्ड है, 90 हर्ट्ज मिल जाएगा तो आपको काफी अच्छी फीलिंग आएगी। अगर 120 हर्ट्ज या 144, 165, 240, 360 हर्ट्ज की डिस्प्ले अगर आपको मिलती है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1080p का 240 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रहा है अंडर 1 लाख और सिमिलरली आपको 2K मिल रहा है 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज के साथ अंडर 1 लाख, तो आप प्रेफर करो कि रेजोल्यूशन जिसमें ज्यादा है वो लो, क्योंकि अगर 165 के बाद आप जंप करते हो ना 240 या 360 हर्ट्ज पे तो आपको ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। बट 1080p से 2K पे शिफ्ट करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है महसूस होगा और डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी आपको मिलेगी, और वो भी वैल्यू फॉर मनी डील में। नंबर 3, कलर एक्यूरेसी। तो ये पॉइंट डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर, कलर ग्रेडिंग एक्सपर्ट्स या जितने भी 3D आर्टिस्ट होंगे ना उन लोगों के लिए बहुत काम का है। लेकिन अगर आप एक गेमर हो तो इतना रेलेवेंट नहीं है। तो गेमर्स के लिए सिर्फ ब्राइटनेस का ध्यान रखना और कोई भी लैपटॉप ले लो।
लेकिन अगर आप एक डिजाइनर हो तो ध्यान रखना कि आपके लैपटॉप के अंदर sRGB 95% हो, NTSC 72% हो, DCI-P 390% हो और Adobe sRGB 95% हो। हर लैपटॉप के अंदर ये शायद मेंशन्ड ना हो, तो अगर sRGB और DCI-P 3 ही मेंशन्ड है या NTSC भी मेंशन्ड है तो भी वो मोर देन इनफ है। सब वैल्यूज का होना जरूरी नहीं है। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेसिकली ये लेवल जितने हाई होते हैं उसका बेनिफिट ऐसे होता है कि जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वही आपको बाकी सब स्क्रीन के ऊपर दिखेगा बिल्कुल एक्यूरेटली। लेकिन अगर डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना लैपटॉप में, वो आप किसी और डिवाइस पे या किसी और पीसी पे जाके देखोगे तो आपको वो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स में दिखेगा और आपकी आउटपुट की क्वालिटी को खराब करेगा। लेकिन हाँ, जितना हाई नंबर उतना ही हाई प्राइस भी होगा। कलर एक्यूरेसी होनी जरूरी नहीं है, किस टाइप का पैनल है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर IPS, VA, IPS लेवल, VA लेवल, माइक्रो LED, मिनी LED, OLED, AMOLED, सुपर AMOLED, ये सारी टाइप की डिस्प्लेस भी आती हैं। लेकिन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि क्या OLED डिस्प्ले पे आप कलर ग्रेड कर सकते हो या काम कर सकते हो? तो नॉर्मल यूजेज के लिए OLED इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो या इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो तो OLED अवॉइड करना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना OLED में बर्न इन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उसको ना हर 2-3 महीने में कैलिब्रेट करते रहना पड़ेगा और वो काफी ट्रिकी हो जाता है अगर बर्न इन हो जाता है तो। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटीज के अंदर बेस्ट हमेशा मिनी LED होता है, उसके बाद AMOLED होता है अगर बर्न इन ना हो, उसके बाद IPS और फिर IPS लेवल, फिर VA, फिर VA लेवल और उसके बाद जो भी होता है TFT होता है और वो सबसे बेकार होता है। और गाइस, अगर आप मिड रेंज बजट में ढूंढ रहे हो कुछ तो IPS इज मोर देन इनफ। कुछ केसेस में IPS लेवल भी अच्छा चल जाएगा। और हाँ, अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट ज्यादा है तो आप कोई भी लैपटॉप ले लो, उसमें स्पेक्स को प्रायोरिटाइज कर लो, फिर 2-3 महीने बाद रुक के आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर ले सकते हो जो कि 8-10 हज़ार या 15 हज़ार तक में आएगा, जिसमें आपको अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपका काम नहीं रुकेगा उससे। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। सर्टिफिकेशंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर 1 इज पैंटोन सर्टिफिकेशन, उसके बाद आती है डॉल्बी विजन की वैलिडेशन, डॉल्बी ऑडियो की, HDR 400, HDR 1000 एंड सो ऑन। तो जितनी ज्यादा सर्टिफिकेशन वैलिडेशन होगी उतना ही बेटर होगा, लेकिन उतना ही महंगा लैपटॉप भी होगा। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है तो ये मिल रही है तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ये बाकी गारंटी का ठप्पा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। तो गाइज, कीबोर्ड आप ट्राई करना कि फुल साइज ही लेना जिसमें नम पैड हो, और स्पेशली अगर आप ई-कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप नंबर्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हो तो फुल साइज कीबोर्ड ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर नम पैड नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत है, और मुझे बहुत दिक्कत है। तो मेरे जितने भी इक्विपमेंट है सब में मैंने फुल साइज कीबोर्ड ही रखा हुआ है। और अगर आप गेमर्स हो तो एरो कीज ट्राई करना आपको प्रॉपर मिले। और बाकी बची बात बैकलिट की, तो आजकल हर एक लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है बैकलिट वाला कीबोर्ड। कई में जोन वाइज RGB होती है, कई में स्टैंडर्ड होती है, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग खरीद लेना। अब बात करते हैं ट्रैक पैड की। तो ट्रैक पैड ट्राई करना ग्लास या मेटल का ही हो। और एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैक पैड में विंडो प्रिसीजन ड्राइवर्स होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, तभी आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बनेगा। अगर आप स्नैपटिक ड्राइवर्स वाला ट्रैक पैड ले लोगे ना तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। तो ट्राई करो जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसमें विंडो प्रिसीजन ड्राइवर्स हो ट्रैक पैड में, तभी आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और अगर आप प्लास्टिक वाला ले लेते हो तो उसके ऊपर एक टेक्सचर्ड गार्ड लगा सकते हो ताकि आपको और भी अच्छी फीलिंग आए। और टेक्सचर गार्ड सिर्फ इसके लिए नहीं है, बल्कि आपके ट्रैक पैड की हेल्थ भी मेंटेन कर सकता है, वेयर आउट ना हो ज्यादा, इसलिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स में ना वैरायटी बहुत है, लेकिन वैरायटी के साथ आपको क्वांटिटी पे भी फोकस करना है और क्वालिटी पे भी फोकस करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। नंबर 1, USB पोर्ट। तो USB पोर्ट हमेशा जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन ट्राई करो कि उसमें मिनिमम USB 3.0 या 3.1 Gen 1 या Gen 2 हो। जितनी हायर जनरेशन उतनी ज्यादा बेटर स्पीड। नंबर 2 पे आता है टाइप सी पोर्ट। टाइप सी पोर्ट यूजुअली तो आपका USB पोर्ट की तरह ही काम करेगा, लेकिन अगर वो थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है तो आपकी बहुत सारी एक्सेसरीज उस एक पोर्ट से चल जाएगी। यहाँ तक कि कई केसेस में एक्सटर्नल मॉनिटर को भी सपोर्ट करता है थंडरबोल्ट पोर्ट, तो आपकी टेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। थंडरबोल्ट में थंडरबोल्ट 3 और 4 है, और AMD लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंटेल की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो इंटेल के लैपटॉप्स में ही आपको थंडरबोल्ट देखने को मिलेगा। और अगर पोर्ट्स कम है लेकिन थंडरबोल्ट 3 का या 4 का सपोर्ट है तो आप उस एक पोर्ट को यूज करके आगे 10 पोर्ट लगा सकते हो और 10 पोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, फिर भी वो बहुत कमाल का काम करेगा।
अब बात करते हैं डिस्प्ले पोर्ट की। तो डिस्प्ले पोर्ट है HDMI पोर्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगा सको। हाँ, थंडरबोल्ट अगर है तो शायद ये ना होने से भी काम चल जाएगा, बट ये कि आपको फिर अडेप्टर यूज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप क्रिएटर हो या फिर आप कैमरा से शूट करते हो, फ्रीलांस वीडियोग्राफर हो, तो उसके इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड का पोर्ट भी बहुत काम का फील होगा, क्योंकि जब भी आपको फुटेज ट्रांसफर करनी होगी वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो गाइस लास्ट बचता है बिल्ड। तो बिल्ड में आप सोच रहे हो कि हाँ प्लास्टिक है तो बेकार है, मेटल है तो अच्छा, एल्यूमिनियम है तो अच्छा। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके यूज केस में। अगर आपको नहीं पता, इंडिया में ना बहुत सारे घरों में अर्थिंग नहीं हो रखी होती, तो आपका लैपटॉप मेटालिक है ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको लैपटॉप से ना करंट लग सकता है अगर आप उसको प्लग इन करके यूज करोगे। तो उस केस के अंदर आप प्लास्टिक वाले लैपटॉप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक वाले लैपटॉप्स की हीट डिसिपेशन या थर्मल कनेक्टिविटी ना थोड़ी स्लो होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के लैपटॉप्स बेकार होते हैं, प्लास्टिक के लैपटॉप्स के अंदर थर्मल कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसमें आपको करंट भी नहीं लगेगा। इसके अंदर सारा खेल प्रायोरिटी का है। अगर आपको हल्का लैपटॉप चाहिए तो वो आपको प्लास्टिक वाली बिल्ड में ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको वेट से फर्क नहीं पड़ता तो मेटल में ही आपको एक अच्छी फील और प्रीमियमनेस वाली वाइब आएगी। और हाँ, गेमर हो तो मेटल लैपटॉप का एक बेनिफिट ये होगा कि हीट डिसिपेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो वो गर्मी बाहर तक जल्दी पहुंचती है, लेकिन लैपटॉप हाई थर्मल्स भी मैनेज कर लेता है। तो अगर आपका प्रोसेसर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ट्राई करो कि एल्यूमिनियम या मेटल वाले लैपटॉप ही लो, प्लास्टिक उस समय पे अवॉइड करो। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई थिंक हमने सब कुछ कर लिया काफी डिटेल में। वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को या भाई बहन को डाउट हो ना लैपटॉप कैसे परचेज करना है, तो ये वीडियो आंखें बंद करके भेज देना, क्योंकि ये वीडियो बेस्ट गाइड है लैपटॉप खरीदने के लिए। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने अपने एंड से ट्राई करा है कि हम आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए। तो गाइज बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखा है, बट आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम आपको बहुत जल्दी आंसर करने वाले हैं। और तो और गाइज एक और चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव भी आए और आपको लैपटॉप के बारे में थोड़ा और गाइड करें तो प्लीज कमेंट करना लाइव, तो हम डेफिनेटली लाइव आएंगे। ऑल्सो गाइज गिव अवे आने वाला है 5K सब्सक्राइबर्स पे। 2.7K तो करवा ही चुके हो, दबाओ जाके यार उस बटन को, क्योंकि बहुत कमाल का गिव अवे होने वाला है और बहुत सारे कूल टेक गैजेट्स गिव अवे होने वाले हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।